बेसिकली 10-12 टॉपिक्स पे होगा कि हम क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कैसे होगा, इन सब पे करेंगे। और करने के बाद आपके सामने पूरा ऑप्शन होगा, आपको भी पूरी आजादी होगी। आप चाहें तो उस स्कीम से जुड़े और चाहें तो नहीं जुड़े, कोई जबरदस्ती नहीं। आपको अच्छा लगे तो आप साथ चले, नहीं लगे चले, अपना सिस्टम चलता रहेगा। इन जो मेरे 52 साल की उम्र होगी, इस 52 साल में जो मैंने अनुभव किया, मेरे साथ एक इसको प्रैक्टिकल कह लीजिए या पॉजिटिव नेगेटिव कह लीजिए, मैं कभी आदर्शवादी बातें नहीं करता, कतई दूर दूर तक ही नहीं करता। मैं सिर्फ उनको बातें करने की कोशिश करता हूँ जो मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, या जिन पे मैं चलने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है अगर मैं चल सकता हूँ तो बाकी भी चल सकते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी चल लेता हूँ तो बाकी धीरे धीरे चल ले। मेरे यहाँ आदर्श बातें कुछ नहीं करती, मैं सोच में नहीं। तो मैं कुछ चीजें आपसे करता जाऊंगा, आपसे जवाब भी चाहूंगा। क्या आप सब में आगे बढ़ने या बदलाव लाने की क्षमता होती है? कि जितने भी इंसान होते हैं इसमें आगे बढ़ने और बदलाव लाने की क्षमता होती है, मानते हैं आपको? यानी बदलाव लाया जा सकता है और आगे भी बढ़ा जा सकता है। मैं इसको कर्म से अलग करके, सॉरी भाग्य से अलग जोड़ के कह रहा हूं। भाग्य अपनी जगह होता होगा, मैं पता नहीं, मुझे पता नहीं, पर इतना मैं जरूर जानता हूं भाग्य के साथ कर्म भी होता है। कर्म करके आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ। तो मैं जिस थ्योरी पे चलना चाह रहा हूं मैं उस पे चलना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं भाग्य की थ्योरी पे जाऊंगा तो इस मीटिंग का पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। फिर तो भाग्य में है तो हो जाएगा, बैठे रहो। बैठे रहने से मुझे लगता है नहीं हो पाता। चीजें मिलती है, इसमें कोई शक नहीं, भाग्य से नहीं मिलती, पर उसके लिए भी कर्म करने पड़ेंगे। क्योंकि एक छोटी सी कहानी मुझे कहीं याद आई, किसी राजा ने किसी ज्योतिष से कहा, उसके बाद बहुत बड़ी सेना थी, मैं उस युद्ध में जाऊंगा, जीत जाऊंगा। क्या बोले? 100% जीत जाओगे आप, जीत निश्चित है। फिर दूसरा व्यक्ति गया जिसके पास कम सेना थी, कि गुरुजी मैं जीत जाऊंगा, अगर कोशिश करेगा तो जीत सकता है। अब दोनों को गुरुजी ने जीत का आशीर्वाद दिया, क्योंकि जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी उसको लगा जीता हुआ तो हुई, फिर क्या पड़ता है, महाराज ने और कह दिया, तो उसने कोशिश नहीं की। और जिसके पास कम सेना थी उसने कोशिश की कि मैं कैसे करूं, रणनीति बनाता गया कि मैं ज्यादा सेना से लड़ूंगा, कैसे, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, जो भी जुगाड़ करता गया, और वो निश्चिंत था। अंत में जो हारा, जो कम सेना वाला था, वो जीत गया। वही वो जो खरगोश और कछुओं वाली कहानी है। महाराज के पास गएगा, आपने तो कहा था, उसने कहा था तू कोशिश कर सकता, जीत सकता है, तेरी निश्चित है, लेकिन तूने कोशिश की क्या? इस निश्चित को करने के लिए भी, जो तेरी डेस्टिनी में लिखा है उसको पाने के लिए भी तुझे चलना तो पड़ेगा भाई, चलना तो तुझे ही पड़ेगा, युद्ध तो तुझे ही करना पड़ेगा। युद्ध के कौशल में दुश्मन क्या कर रहा है इस पे नजर तो तुझे ही रखनी पड़ेगी। यानी जो कुछ हमारी डेस्टिनी में, भाग्य में लिखा हुआ है, उसको पाने के लिए भी कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी। और इसको बल मिलता है रामायण के किसी एक कोई अध्याय है, उस रामायण के अध्याय में भी ये लिखा हुआ है कि इनको इंसान ही क्यों बनना पड़ता है, इनको अवतार क्यों लेना पड़ता है। भगवान तो बैठे बैठे वहीं से चलता दे, अवतार क्यों लेना पड़ता है उनको? कहता है कि वो इसी योनि में आके, एक ये जिस सिस्टम में हम है, यहीं आके बदलाव किया जाएगा, वरना बैठे बैठे तो वहां से बदलाव वो भी नहीं कर सकते। वो आपको कहीं कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो मैं कह रहा हूं, कर्म के आधारित पे थ्योरी है मेरी पूरी। भाग्य अपना, आपके भाग्य में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पर उसके लिए कर्म तो करना। भजन लाल हुआ, लेकिन चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। बिना चुनाव लड़े तो आप भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब लड़ने के बाद हार जाओ, जीत जाओ, ये एक अलग चीज हो सकती है। अब यहां से शुरू करते हैं हम, ये पहला बदलाव। तो फिर सब तरक्की क्यों नहीं करते जब बदलाव तरक्की कर सकते हैं? हर आदमी में क्षमता है, इतना तो आप भी मानते हो, मानते हो नहीं मानते हो? क्षमता है आदमी में तरक्की करने की। मानते नहीं मानते? हम इसको इंटरेक्टिव रखेंगे, मानते हो? फिर सब क्यों नहीं करते? जब सब कर सकते हैं, अभी खाना बन रहा है, सब खा सकते हैं, पर फिर अगर कुछ नहीं खाएं तो, कुछ भूखे रह जाए तो, यानी कहीं न कहीं जो भूखा कौन रहेगा? जो नहीं खाना चाहेगा, जिसकी नहीं इच्छा होगी। खा कौन लेगा? खाना बनने के बाद भी खाएगा वही जो डेस्टिनेशन इन्होंने तय कर रखी है, वहां जाए, उस प्रक्रिया में जो भी फॉलो है उस प्रक्रिया को फॉलो करे, बैठे, पंगत ले, जो परोसगारी करे उसको ले, जो इच्छा वो मांगे, खाए, यही तो होगा। यानी प्रोसीजर तो फिर भी उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। खाना तो मिल जाएगा, तय है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मिलेगा उसको जो वहां जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, अब ये सब चीजें जब है तो हम विकसित
स्कूल करना चाहते हैं या इनके साथ जुड़ना चाहते हैं या स्कूल की तरक्की चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले हमें लक्ष्य तय करना पड़ेगा जो मैं समझ पा रहा हूं। अब मैं आप पे आ जाता हूं, आप क्या लक्ष्य तय करें। अगर आपके स्कूल जहां है वहां से ग्रोथ चाहते हैं कि मेरे 20 बच्चे 50 बच्चे और बढ़े, इस एरिया में मेरे स्कूल का इस तरह से नाम हो कि बाकी लोग झक मार के मेरे यहाँ एडमिशन कराने आए, या मेरा भी एक रेपुटेशन हो, या मेरी अर्निंग बढ़े, जो भी आप लक्ष्य तय करते हैं, इस लक्ष्य तय करेंगे। अब लक्ष्य तय कर लिया तो उसको पाने के लिए प्लानिंग भी आप ही को करनी पड़ेगी। प्लानिंग कर दी तो प्लानिंग के लिए उसको एग्जीक्यूट करने की मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। जब मेरे दिमाग में आया कि मिलेश और मेरा तुम्हारा ऐसा कोई प्रोजेक्ट सोचे, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बैठ के उस पर डिस्कशन किया, फिर कंप्यूटर बैठ के उसको लिखा, लिखने के बाद उसके लेटर बना के जितनी यूनिवर्सिटी थे कॉलेज थे उनको व्हाट्सअप किया, समझे ना मेरे बात। फिर मैं कुछ जगह मिलने आया, इनके भी मैं जूनिवाल जी से मिलने गया वहां कि मेरे दिमाग में सर एक ऐसे आइडिया है, बोले कर लो यार, हम जो मदद कर देंगे। फिर मैं अपेक्स के अलावा एमआईटी में भी गया, मैं आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज भी गया, मैं 2-3 बाहर की यूनिवर्सिटी से चर्चा की, उसके अलावा कुछ जगह सेमिनार्स हो रहे थे, वर्ल्ड लीडर्स समिट, उनमें भी गया जो सीबीएसई स्कूल्स के थे। यानी वहां जाकर 3 दिन रह के जयपुर में होने के बावजूद 3 दिन रह के उसको सीखने की कोशिश की। दीज आर कॉल्ड अफर्ट्स, यानी जो कुछ हम चाह रहे हैं उसको अचीव करने की कोशिश भी की। तो हम लक्ष्य तय किया मैंने कि स्कूल तरक्की करे। अब तरक्की करे तो नाम दिया मैंने विकसित स्कूल। मोदी जी का जो विकसित भारत का नारा है, वैसे हमारे स्कूल भी तो विकसित हो यार, कब तक संघर्ष करेंगे, कुछ तो बदलाव आए। प्लानिंग कर ली आगे। अब किसी कारण से असफल हो गए, कल्पना करो, आज मीटिंग तो बुला ली हमने प्लानिंग करके, पहले मैडम से कहा छांटो स्कूल, छांटा 127 स्कूल है, मैंने कहा कॉल करो, कॉल करके उनका 127 आ गए। अब आज 27 आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सोचे कि कहां कमी रहेगी और बात करने की कोशिश करेंगे असफल, या फिर इस लक्ष्य को बदल देंगे। मान लो कोई भी नहीं आते तो हो सकता है आइडिया ही ड्रॉप कर देते दिमाग से, ये चीज आ गई। अब ये सब बातें आप भी जानते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा प्रक्रिया, पर फिर क्यों नहीं कर पाते, एक बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग ज्यादातर जानते हैं कैसा करना चाहिए, पर कर क्यों नहीं पाते, कोई दे जवाब। बोलो यार, कोई के इंटरेक्टिव करो, अपने घर के लोग बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं करोगे आंसर वो मजा नहीं आना। हम जानते सब है ये सब चीजें होनी चाहिए मोटे मोटे, कर क्यों नहीं पाते इसको। कर तो सब करना तो सब चाहते हैं, पर उनकी इच्छाओं में, उनके दृढ़ निश्चय में, पे सोच पे कोई थोड़ा सा अंतर रहता है, जो और जगह कहीं उनको लैक ऑफ नॉलेज नहीं, लैक ऑफ नॉलेज भी दे दे भाई, पता है उसको ऐसा हो सकता है, उसके पीछे मेहनत भी होनी चाहिए, मेहनत भी कर ले। करने के रास्ते का ज्ञान नहीं होता है, करने के रास्ते का ज्ञान नहीं होता। चलो उसका भी ज्ञान करा दिया जाए, फाइनेंस भी मिल जाएगा, रिस्क लेने की कैपेसिटी ना हो, वो भी हो जाएगी, सब चीज हो जाएगी। ये सब चीजें मायने नहीं रखती। एक्चुअल में हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम जो खुद कहते हैं ना उसको खुद मानते भी नहीं है। जानते तो हैं पर जानने मानने में छोटा सा महीन अंतर, गोल जो छोटा। हम कहते हैं ईमानदारी सच्चा गुण है, सुबह उठना चाहिए, सबके सब हम करेंगे, पर उठते नहीं है सुबह, क्योंकि हम उस चीज को मान ही नहीं पाते। आप गोल से मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने 10-12 दिन पहले मेरा वजन 112 किलो हो गया, तो मैंने बैठे बैठा क्या आप बुरे लगने लग गया, आप इसमें लिमिट करो, हम रोको इसको कैसे नहीं करते। तो मैंने गूगल पर सर्च करना शुरू किया वजन कैसे कम किया जाए, तो ये दौड़ लगाओ ये लगाओ, तो मुझे लगा इतनी चीज तो मैं नहीं कर सकता। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं बार बार रिसर्च करता था, यार रोटी कम कर दे तो भी तेरा वजन कम हो सकता है। मैं यार ये कैसे कम हो, तो मैं इसमें दिमाग लगाया, कितने लोग हैं जो एक टाइम रोटी खा के जी रहे हैं। तो सदगुरु जग्गी देव का जो एक टाइम खाना खाते हैं पूरे जीवन में। फिर मैं कल परसों बैठा था वहां जोधपुर में मीटिंग होती थी, वो थे, मैंने उनको कहा, मैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, मैंने कहा आप बड़े फिट रहते हो ऐसे कहते हो, बोले नहीं जी चाय वाई कुछ नहीं पीता, सिर्फ 11 बजे जीवन में खाना खाता हूँ, और आज 30 साल हो गए एक बार खाना देता हूँ 11 बजे बस, उसके अलावा कुछ नहीं देता। चाय वाई कितनी आओ तो जो कि वो पूरा फिट एकदम। फिर एकदम अभी गहलोत साहब के मिलने गया, मैंने उनको कहा आप फिट कैसे रहते हो, तो उन्होंने उनका शब्द ये था, खाना एक बार लेता हूँ बस, और उसको तय कर रखा है कितना लेना है बस,
उसके बाद गरीब हो जाता हूँ, यही नहीं था लगता सर। आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल है। आप रसोई में बैठ के रोटी वाले के सामने खाना खाओगे तो गिनती पता ही नहीं चलेगी। रसोई में बैठ के खाना खाने डाइनिंग पे गई नहीं, आप गौर से समझिएगा पूरे खेल का। मैं जो सारी चीजें बार बार घुमा के कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं सारा इस्पेक्ट हम उसको मानते नहीं। जब आप ये मानने लग जाओगे कि यार ऐसा करने से ऐसा होगा, आप देखेगा आपने अंतर आना शुरू हो जाएगा। मैंने उस दिन से कि कपड़ा नहीं, एक बार ही खाएंगे कुछ भी हो, 2-3 दिन तो बड़बक से आई, अब धीरे करके मैनेज हो गया, तो नहीं खाते तो चल जाता है, शरीर ने स्वीकार कर लिया। शाम को कहीं फंक्शन में गए तो देख दाख के आ गए आराम से, बिना खाए नहीं। पहले टूट पड़ते थे खाने पे पूरे, धीरे करके देखकर 2-2.5 किलो वजन भी कम हो गया। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया, कह यार अच्छा है तो अच्छा हो सकता है आदमी। यानी जो जानते हैं, फिर कह रहा हूं आपको बार बार, चीजें पढ़ लोगे, देख लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे, उसके बाद उसको मानने का मतलब है टू एडॉप्ट इनसाइड। डरने से भी आप मन में मान लो हम ऐसा हो सकता है राम है तो है, नहीं मानने उनके लिए नहीं है। भगवान है तो है, क्या मानना ही तो है। जो मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं भी है। तो सारा खेल है जो हम जानते हैं उसको मान लें। आप ये अगर मान लेंगे कि मेरा स्कूल भी विकसित स्कूल हो सकता है, मेरे स्कूल की यूनिवर्सिटी मदद भी कर सकती है, ये मानने की है। आप जब मान लेते हो कि नवीन जी अपना भला कर रहे होंगे, तो फिर मेरी बातें आपको पॉजिटिव लगने लगेगी और आप ये मानोगे तो इनसे पैसा खा लिए होंगे, इनकी मार्केटिंग कर रहे होंगे, इनसे दलाली ले ली होगी, तो आपको एक चीजें नेगेटिव लगने लगेगी। ये तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई बार क्या होता है, नेताओं की बातों पर क्यों नहीं यकीन करते, ऐसे विकसित भारत आएगा, विकसित भारत। अब जो ऐसे मानते हैं उनके लिए कुछ नहीं, जो मानेंगे हो सकता है उनके लिए हो भी जाए। तो हम जो जानते हैं उसको मानने लग जाएंगे। आप जो बातें जानते पर कर नहीं पाते क्योंकि हम जानते पर मानते नहीं। हमारे यहाँ एनवायरमेंटल, अब एक चीज और है आपसे जो आज अपेक्षा करूंगा, हमें गलत लोगों का साथ छोड़े। एक चीज और जो कड़वा सत्य है कि हम क्या होते हैं, मेरे हिसाब से हम एवरेज होते हैं जिनके बीच रहते हैं उनका। तो सर मैं आपसे इसमें कैमरा सर आपसे चाहूंगा, सच्चाई हम जिनके बीच होते हैं उनके एवरेज होते हैं या नहीं होते? सर आपका तो बड़ा लंबा अनुभव इसको ले, आप समझ रहे हो। हम जिनके बीच होते हैं उनके एवरेज होते हैं, कहते उन जैसा होते हैं कहने का। आप चोर डकैतों में रहोगे तो चोर डकैत से हो जाओगे। आप नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे, नेगेटिव सोचने लग जाओगे। आप पॉजिटिव और काम करने वालों के बीच रहोगे तो काम करने वाले बन जाओगे। क्योंकि सारा दिन आप नेगेटिव बातें सुनोगे तो आपसे पॉजिटिविटी कहां से आएगी? आप गौर से सोचो। आप यहाँ सेमिनार में आए हो तो टाइम पे लोग आते हैं, जिस चेहरे में देख रहा हूं जितने भी प्रोग्राम आते हैं उसमें टाइम पे आते हो। आप उठा के देख लेना अपना इंडिया, क्योंकि आप उनके बीच जो लेट आता है उसके लिए लेट आने के बाजार बहाने, जो टाइम पे आ रहे टाइम पाने के लिए बाजार बहाने। तो हम क्या होते हैं जिनके बीच हम रहते हैं उन जैसे होते हैं। तो जब हम संगति गलती करेंगे तो गलत निकलेंगे, बच्चे की करेंगे। ये बातें मैंने इसलिए की सारी बातें ताकि पहले शुरुआत जो होगी उसकी आपसे, जब तक आप में बदलाव नहीं आएगी, मेरे इस भाषण का, मेरे इस कहने का, मेरे इस बोलने का, इनसे जुड़ने का कोई असर नहीं होना। तो पहले तो आप आराम से खूब दिल से मंथन करना कि क्या इस बदलाव के लिए आप तैयार हो। क्या आप ये मानते हो कि हाँ बदलाव आ सकता है? क्या आप ये मानते हो कि हम खुद बदलाव कर सकते हैं? क्या आप मानते हो कि नहीं यार वाकई में दोनों मिलकर हम अच्छा कर सकते हैं? जिस दिन से आप मानने लग जाओगे तो फिर सारी कायनात आपकी मदद करेगी ही करेगी। जैसे मेरा जीवन में एक बिलीव है कि लेट नहीं होना, मर जाना जरूरी है पर लेट नहीं होना। तो मुझे आज तक के इतिहास में कोई, आप बैठे हो हजारों प्रोग्राम में देखते हो, मुझे कभी आप 1 सेकंड लेट नहीं पाओगे। 1 सेकंड मैं 10-5 मिनट पहले पहुंचा हूं मिलूंगा। आप मुझे 12 बजे बोलो तो चाहे आग लगे, 12 बजे, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, अमेरिका जाना हो तो मैं टाइम पे पहुंचाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई भगवान हूं। मैंने उसका बाकायदे एक फार्मूला तय कर रखा है, कितनी दूरी जाना है, दूरी डालता हूं मोबाइल पे, तो वो मोबाइल कहता है 2 घंटे 10 मिनट। फिर मैं कहता हूं जाम लग गया तो 30 मिनट जाम के जोड़ लेता हूं। फिर गाड़ी पंचर हो गई तो 30 मिनट उसके जोड़ लेता हूं। तो 1 घंटा पहले लेके फिर मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूं। तो मैं टाइम बोलता हूं इतने बजे निकलेंगे। तो आपको मैडम को कहा 8:30 आपको पिकअप कर लेंगे। 8:30 मतलब 8:30। मेरे मित्र ने फोन किया 8:30 आ जाऊंगा ना, 8:30 का मतलब 8:30 निकल लूंगा। तो अगला भी समझता 8:25 ही आ गया। फिर मेरा काम कर आके 10 मिनट फिर भी लेट हो गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मुझे कुछ प्रिंट आउट करना था तो मुझे गूगल खुला नहीं, वो खुला नहीं मेरा ईमेल।
बच्चे को उठाया, वो आया तो आकर करा के 10 मिनट, मुझे बड़ा फील हो तो गाड़ी तेज दौड़ाई, हमने और थोड़ी चली हुई कैसे कवर कर ले, और 9:38 पे यहाँ मौजूद थे। मैं कभी लेट नहीं होता, मेरे श्रवण जी कभी टाइम पे नहीं, उन्होंने मान रखा है कि 11 बजे मीटिंग शुरू होगी तो जल्दी आके क्या करूं, अपना मैंने कहा जानते हैं पर मानते नहीं, मानने का सारा खेल है। अगर आप मानो तो ये मैं आपको क्यों करूं, आप सब कर सकते हो, ये फार्मूला है टाइम पे पहुंचने का, ये गलतफहमी है लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाते, ये टाइम पे पहुंचने का मैंने आज आपको फार्मूला सिखाया है कि पहले दूरी काउंट कर लो, टाइम पे उठ लो, टाइम पे शुरू करके चलो, जाम वाम को और इन सब को ऑप्शन में लेके चलो, देखिए आप कैसे जिंदगी में कभी लेट नहीं होता। यहां से हमारी बात आ रही है। अब इन सब को चाहते हो तो मैं अपनी बात पूरी आगे पूरे पॉइंट्स पे आ रहा हूं, उससे मैं 2 मिनट और लूंगा। 3-4 चीज बदलाव आप ला सकते हो, क्योंकि विकसित स्कूल के लिए ये अच्छी तरह समझ लीजिए, पहले आपका विकसित होना जरूरी है, पहले आपकी सोच में बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि आप लीडर हैं, ध्यान रखो, यू आर ड्राइवर ओवर देयर। डायरेक्टर का मतलब ही समझ लीजिए आपके डायरेक्शन चलते हैं, मानते हो आप? तो डायरेक्शन चलने वाले कई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, वही समय को लेके पाबंद नहीं है, वही पॉजिटिव सोच का नहीं है, आप समझिएगा, वही चीजों को सही नहीं मानता, तो आपको लगता है स्कूल मान लेगी। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि जो कुछ हम प्रोग्राम चलने लगेंगे वो पहले आपके दिमाग में उतरना जरूरी है, आपका स्वीकारोक्ति उसमें जरूरी है। हो सके तो आज से अच्छा देखना शुरू करें, किसी का भला हो नहीं हो, आपका व्यक्तिगत भला हो। बुराई सब में, मुझ में भी 20 बुराई है, ऐसा नहीं मुझ में सारी अच्छा है, मुझे भी बुराई है। आप तो अच्छा देखो, मेरा प्रोजेक्ट खत्म था। आप जिससे मिल रहे हो उसमें बुराई होगी, होगी, अच्छाई भी तो होगी कुछ यार। अब वो 4 चीज देख लो, इस कमरे में पर्दा वर्दे सब लगे हुए हैं, तो ट्यूबलाइट ही क्यों देख रहे हो, ये बंद पंखा ही क्यों देख रहे हो, इस जलती हुई ट्यूबलाइट को देखो, इनको रोशनी दे दी। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किसी दृश्य में क्या बुरा देखते हैं, क्या अच्छा देखते हैं। कोरोना में सब बुराई बुरा हुआ, पर एक बहुत अच्छा हुआ, बता सकते हैं कुछ क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या बताओ? एक तो बहुत ही अच्छा हुआ, बाकी अच्छे तो बहुत ही होंगे, एक क्या अच्छा हुआ? जीना सिखा दिया, सहयोग की भावना ज्यादा है, सहयोग की भावना आ गई और जीना सिखा दिया। और अरे बच गए जो कम है क्या यार, सबसे अच्छा हुआ बच गए हम। आप गौर से सोचिए, बच गए ये कम है क्या? सबसे अच्छा तो ये है, सारी चीजों की बात नहीं समझो, बात बात। अब नहीं बचते तो क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते उसका कोरोना का। अच्छे अच्छे लोग सक्षम थे, मुख्यमंत्री लेवल के लोग, मंत्री लेवल के लोग, डॉक्टर लेवल के लोग गए नहीं गए बताओ मुझे? अच्छे अच्छे लोग गए, आप कोई ऐसी कैटेगरी नहीं छोड़ी उन्होंने। तो सोचो अगर हम बच के आ गए, मैंने कहा ना थैंक करने के लिए कितना बड़ा शब्द है, कोरोना में हम बच के आ गए, ये कम है क्या? तो हमें तो मैं बता रहा हूं, इतनी बड़ी सोच है, पॉजिटिव तो सोच है। अगर आप ये सोचो भगवान ने मुझे बचा दिया, अब मैं इनकी अब्दुल कलाम साहब के लिए है, अब्दुल कलाम साहब ने अपनी बहन के जेवर बेच के, ये कहीं देहरादून में किसी एकेडमी में शामिल होने गए, पैसे नहीं थे, उनके सिस्टर ने जेवर बेच के उनको दिए, और जेवर बेच के देने के बाद वो आए, आके असफल हो गए, सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका। वो वहां से किसी पहाड़ी पे चले गए, वहां से कूदना चाह रहे थे आत्महत्या करने के लिए। आप गौर से सोचेगा, वो कूदना चाह रहे थे आत्महत्या करने, तो वहां किसी महाराज ने उनको देख लिया, उनको तो कहा कि बच्चा पता नहीं क्या करना चाह रही है, तो उसने कहा मैं आत्महत्या कह दिया होगा, मैं ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सुबह कर लेना है, अभी तो बैठो आप लोग। और उनको एक लाइन दी कि भगवान ने आपको किसी और बड़े काम के लिए चुना होगा, अगर इसमें असफल हो गए तो क्या होगा, कोई और बड़ा काम मकसद होगा, तो आत्महत्या तो कोई सोल्यूशन नहीं। वो लाइन उनके दिमाग में बैठ गई, करते गए, कहां पहुंचे आप लगा लो अंदर। वो व्यक्ति डेथ में का वही काम करते करते, बताइए आप। तो ऐसा नहीं है कि आदमी वो करे, तो अच्छा देख सकते हैं, असर कर सकते हैं, हो सके जितना दूसरों का भला करे। दूसरा काम जो बता रहा हूं आसानी से कर सकते हैं। अब भला कैसे? अगर आपके टीचर का भला आपके बोलने से हो जाता है, आपके काम करने से, करो ना। बच्चे का हो जाता है तो करो ना। यूनिवर्सिटी का भला अगर आपके बच्चे एडमिशन देने से इनका नाम आप क्लास में बोल दो, क्या बेटा हो सके तो एक अपेक्स यूनिवर्सिटी है, वहां भी एडमिशन ले सकते हो, अच्छा है, मैं भी देख के आया, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर ये बोल दो उनके 10 एडमिशन हो जाए तो अपने बाप तक क्या गया?
इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर आपके नाम से 2 एडमिशन, 4 एडमिशन, 6 एडमिशन आए तो इनके दिमाग में भी तो आपके प्रति पॉजिटिव छवि बनेगी। मैं यही करता हूँ, पूछ लो ये बेटे हैं खुल्ला ठोक बजाय करें 25 पैसे इनसे लिए तो टट्टी का यूज साल किसी ने कोई पैसा टका नहीं लेता, छाती ठोक के बैठता हूँ। ये कहता हूँ जितनी मदद हो सके हमारे टीचर्स की मदद कर देना, हमारी ट्रेनिंग्स कर देना, हमें जगह दे देना, बस इनसे इतना सहयोग लेते हैं। इसलिए छाती ठोक के इनको भी कह देते, कोई बात होती तो अपने मनवा लेते, मान लेते। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, अच्छे लोगों की संगत करें, कोशिश करें, दिल से करें। मिलो तो दिल से मिला करो, दिमाग से नहीं। हमारा दुर्भाग्य हम दिमाग से ज्यादा करते हैं। ये बातें मैं तो अपनी फील करता हूं जो बता रहा हूं। दूसरा, खुले दिमाग से। जैसे आज सेमिनार में बैठे हो तो पूरे पूर्वाग्रह ग्रसित को छोड़ के और खुले दिमाग से सुनो। ऐसा तो आपको करना, जो करना कर लेना, पर सुनो खुले दिमाग से। हो सकता है खुले दिमाग से सुनोगे तो कुछ चीजें अंदर आएंगी ही आएंगी। और यदि आपने पहले ही बैठा लिया कि तो यूनिवर्सिटी है, अपने एडमिशन के लिए नाटक रच रही है, तो साला कुछ नहीं आना ही दिमाग में। बहुत अच्छा कह रहा हूं आपको, ऐसा कड़वा कोई नहीं बोलेगा, कुछ आना ही नहीं आपके दिमाग में। लेकिन खुले से सोचोगे तो हो सकता है कुछ आए और आपकी काम की चीज निकल जाए। जितनी आपकी काम की चीज होगी निकाल दो। ये सब बातें आ गई। अब इस सब पे करने से जो हम शुरू करेंगे, उस पूरे प्रोग्राम में हमने ये बनाया है कि आपका स्कूल विकसित कैसे है। अब मैं मूल सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। ये बातें इतनी देर से इसलिए कही जा रही थी कि बेसिक में आपका जब तक बदलाव खुद में नहीं आएगा, आपका स्कूल तरक्की नहीं कर सकता। अच्छी तरह सुन लो, वहां बोर्ड में लगा दो विकसित स्कूल का, तो भी कुछ नहीं। आज अखबार में पढ़ा मैंने सुबह सुबह, बीएससी स्कूल बिका हुआ है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर मालपुरा में। रोज आपका बिकाऊ स्कूल ढूंढो तो 1000 स्कूल मिल जाएंगे। तो सीबीएसई मान्यता बहुत लोग होते, तो सीबीएसई हो गई तो बहुत बड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटियां बिका हुआ है, नहीं चल पा रही। कॉलेजें बिका हुआ है, नहीं चल पा रही। स्कूलें बिका हुआ है, नहीं चल पा रही। तो आपको लगता है कि बिल्डिंग के उस सवाल पे आ रहा हूं कि बिल्डिंग, पैसा, इन सब से नहीं चलता। ये सब हो सकती है, पर सबसे बड़ी है इच्छा शक्ति, और वो इच्छा शक्ति शुरू होगी लीडर में। और लीडर कौन? स्कूल का डायरेक्टर। मानते हैं आप इस बात को, सहमत हैं? जब तक स्कूल डायरेक्टर में बदलाव नहीं आएगा, जब तक वो मानना शुरू नहीं करेगा बदलाव आ सकता है। कुछ भी कर लो, आपके स्कूल में कोई बदलाव नहीं आ सकता। पहले शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने आप से सोचना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या किया जाए, इसका प्लान शुरू किया हमने यूनिवर्सिटी के साथ बैठकर। बाकायदा से इनको चिट्ठी उट्ठी दी, सारी चीजें लिखी। पहला काम होगा बार बार करके लगभग साल में 3 मीटिंग्स करके आपको लीडरशिप प्रशिक्षण देना। ये नियमित बैठकें होंगी, जो जुड़ेंगे उनके साथ 3 मिनट बैठकें, यानी साल में 3 बार लीडरशिप का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा अलग अलग बिंदुओं, ताकि आपको स्कूल संबंधी पूरी नॉलेज हो, आपको हर चीज की पूरी अपडेट नॉलेज भी हो, और आप आराम से उसको वाकई एक लीडर के रूप में वहां उतरे। ये जो नरेंद्र मोदी जी का मैं एक सिस्टम बता रहा हूं आपको, मैं कोई बीजेपी की तारीफ नहीं करता, पर मैं रियल सेंस में, मेरे मित्र बैठे हैं, 1 तारीख को गया, मैं रिसर्च करके बिना बात नहीं बोलता। मैंने एक IAS अफसर से पूछा, आपने क्या किया पहले के प्रशासन में, रख के प्रशासन में? तो उनका दिल्ली में मैं बरसों से काम हूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि हमें फाइल पे डिसीजन लेना होता है। अच्छा बुरा जो भी हो, हमें लिंगर ऑन करने की, रोकने की परमिशन नहीं है। नंबर 2 बोले वो बाकायदा हमसे 15-15 घंटे नरेंद्र मोदी सामने बैठ के, और जो बड़े प्रिंसिपल मतलब जो डिसीजन मेकर्स है, तो अफसर, उनके साथ बैठ के 15 घंटे चर्चा करते हैं। 15 घंटे लगातार एक टीम। और जैसे क्लास में टीचर्स बच्चों से क्लास लेते हैं, ऐसे की चीज सीखते हैं और बताते हैं, सीखते हैं बताते हैं। एक फार्मूला तय कर रखा उन्होंने, हो सकता है डिसीजन फेल हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, पर लेते हैं। उनका जैसे पाकिस्तान गोली चलाता था तो भारत वाले उसका बचाव करते थे, और फिर वो दिल्ली से पूछते थे गोली चला दो क्या बदले में। अब उनको पूरी आ जाती है, जितनी मर्जी आई गोली चला, पर जीत ले कैसे भी। तो ये जो ये बेसिक डिसीजन हुए, आप धारा 370 हटी, ये वाकई बड़ा डिसीजन है। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो। राम मंदिर बना, बड़ा डिसीजन है। मैं कहा राम मंदिर तो गलत बन गया। उसने कहा कैसे गलत बन गया? मैं कहा ये क्या जरूरत है हिंदू मंदिर करने की, कॉलेज खोल देते, ये खोल देते। बड़ा एक छोटा सा उदाहरण दिया जो मेरे कंसेप्ट को बदल गया। उसने कहा आप क्या हुआ अभी स्कूल चलाते? मैं कहा बोले मुझे बताओ अनिल जी, आपकी जमीन पे कोई कब्जा कर ले
आप बच्चे थे, आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, ये आप में तड़फड़ाहट होती कि नहीं होती? मैं कहा होती तो बहुत तक तड़फड़ाहट। बोला आप थाने वाने सब गए होंगे, मैं कहाँ गया, लेकिन नहीं खाली हुई थी। बोले अब आपको कलेक्टर बना दो, उस एरिया का एसपी बना दो, तो क्या करो? मैं सबसे पहले तो अपनी जमीन खाली करूँ। वो सोचेगा, कंसेप्ट बदले, मतलब मुझे सोचने का तरीका बदला। मैं कहूँ क्या होता संगत का सर, उसने क्या करोगे? मैं जमीन खाली कराऊंगा। क्यों? अब उसने कब्जा कर लिया, मकान बना लिया, बना लिया होंगे यार, वो सारे अवैध है, जमीन तो हमारी है ना। सोचेगा तो फिर राम मंदिर बन गया तो क्या बनना है? बन गई होगी मंदिर, बन गए होंगे चबूतरे, पर क्या पड़ता है? आपकी दादागिरी थी, आपकी ताकत थी, आपने बना ली। आज मेरे पास ताकत आई, मैं बना दूंगा। किसने मना किया? तो मैं कहते संघर्ष चलता है, वो चल तो चले, सत्ता का रूप ही नहीं है। पर अगर आपकी ताकत है, आप सक्षम हो और फिर आप अपने हक को नहीं कर पा रहे हो, ये भी न पूछ सकता है। आप समझिए कि मेरा पूरी कंसेप्ट भी बदल गया। मैंने कहा ये फिर मैंने डिस्कस करने लग गया उनसे, मैं ये क्या कर रही है बदलाव को बना दिया। उनका एक मॉडल डेवलप कर चुके हैं। मैं आपकी क्यों कह रहा हूं ये बात? इसलिए कहना चाह रहा हूं कि स्कूलों के तरक्की का एक मॉडल डेवलप हो सकता है, और वो है। और वो कहां से सीखा? जिनके स्कूलों ने विकसित है, जो अच्छे चल रहे हैं। एक ही मैं चलता हूँ, साहिब में चल जाऊं, अगर श्याम जी का स्कूल आप देखते हो, वहां के स्कूल में टॉप मोस्ट क्यों बता दो मुझे। अब ये तो है नहीं श्याम जी के पत्थर से बनाए, बाकी ईंट से चुनवाई है दीवारें। ये तो है नहीं श्याम जी को भगवान टीचर लेके आते, उन्हीं टीचर्स को। ये तो अब टीचर सिलेक्शन भी एक है। तो विकसित स्कूल के लिए एक रेडी फार्मूला है, मोटा मोटा एक बेस जिसे कहते हैं, स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर पे कितना आप काम करते हो, उसके अनुसार 19-20 सफलताएं हो सकती है। पैमाने अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चलने का एक बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूले पे चलना पड़ेगा। तो लीडरशिप प्रशिक्षण से शुरू होती सारी खेल। तो एक तो मैंने प्रपोजल दिया कि साहब आपके पास एक्सपर्ट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास जो चीज है वो वहां पर मेरे पास नहीं हो सकती, पक्की बात है। इनके पास रिसर्च का विंग है। आप सोचिए सर को, आईएएस अफसर को अगर बिठा रखा है अपने यहाँ, तो आप और मैं तो नहीं बिठा सकते, आप और हम तो नहीं लगा सकते। इनके पास तो रिसर्च की पूरी विंग होती है, इनके पास तो फैकल्टी, ये दुनिया भर के ऐसे सिस्टम होते हैं जो एक दो काम जो रिसर्च का ही काम करते हैं। मैं एमएटी में गया तो एमएटी का काम तो आप कहूँ तो एक अलग लेवल का है, लेकिन वो भी लग रहा है उनके तो अमेरिका में चलने वाले इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, अमेरिका में घूमता है। उन्होंने कहा कि आपको तो यहाँ इंडिया में जो होगा वो तो 6 महीने पहले मालूम चल जाता है, 2 साल पहले मालूम चल जाता है। उन्होंने अगर याद हो आपको तो कोरोना का आने से पहले उन्होंने कुछ 2020 में मीटिंग की थी अपन ने एमएटी में, रात भर उठ के कुछ लोग गए, उन्होंने वो बातें बता दी थी जो चीजें वाकई थोड़े के बाद सामने दिखाई थी कि क्या होने वाला है आगे। तो इनके पास जो इंफ्रा है, उस इंफ्रा की मदद लेकर हम आपको पहले लीडरशिप की ट्रेनिंग कराएंगे। उस लीडरशिप की ट्रेनिंग में 15-20 बिंदु अलग अलग जिन पे ट्रेनिंग हो, ताकि आप पूरे मजबूत होकर बैठे स्कूल बैठे तो आपको डर नहीं लगे। मैं इसका छोटे से उदाहरण से बताऊंगा। मैं बूंदी के किसी स्कूल में गया, उन्होंने पीछे जो प्रिंसिपल का चैम्बर था उसमें अलमारी लगा रखी, ऐसे अलमारियां ऊपर जो, उस अलमारी पे चिट चिपका रखी एसआर रजिस्टर 99 से लेके 2004 तक, आरटी के एडमिशन फॉर्म, आरटी के इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट, फलाने, यानी दिखने वाली सारी चीजों चिट चिपका दी। मैं क्या इसका क्या मकसद? उसने कहा जो चेक करने वाला आता है वो रिश्वत खाने के चक्कर में आता है, वो देखता कोई कमी नहीं है तो आते ही पहले वो पीछे देखता ही, वो देखता है इसके पास तो सारा सामान है, इससे क्या मांगू। तो आधा दहशत तो वो वही आ जाता, बोर्ड से समझेगा। अब ये स्ट्रेटेजी है, आप बोर्ड से समझो कितनी छोटी सी चीज है, आपके कितने पैसे बचाएगी, 2-5-10 हजार बचाएगी। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आरटी के, अब अपने यहाँ पे बड़ी साधनी करके जगह चित्तौड़ में, वहां उन्होंने स्कूलों में प्री प्राइमरी करी नहीं रखी। प्री प्राइमरी चलती सबने, पर कागजों में नहीं दिखा रही। अलग साइड में कमरे में बैठाते हैं, टीचर लगा के पढ़ाते हैं। पेरेंट्स से कहते हैं 3 साल के पैसे लगेंगे, बाद में आपका बच्चा माफ हो सकता है। 3 साल के पैसे लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट ये सिलेक्शन हो गया तो माफ हो जाएगा। तो माँ बाप 3 साल का पैसा देके प्री प्राइमरी दी, उसकी वो कर देते आराम से। अब उनको लेके आरटी नॉन आरटी छांट लेते हैं। अब मर्जी है तो फार्म खोलो, गवर्नमेंट फार्म खोलती है, मार्च में खोल देती है, अप्रैल में, जून जुलाई में। वो कह रहे रात को 12 बजे खोल के 13 बजे बंद कर देते, पर क्या पड़ता है। आगे ने 2 साल में सारा रिपोर्ट तैयार कर लिया बच्चों का। अब टेक्निकल समझेगा। और 25-25 लाख रुपए एक स्कूल उठा रही है।
एक आपके आमेर में एक लेडीज ने स्कूल खोल रखा है, 5,000 जमा कराओ, बच्चा नहीं पढ़ेगा। स्कूल वालों ने एतराज किया, मैं गया उनके पास, भाई आपने ऐसे कैसे कर रखा है। अब अगली का चाल देखो आप, 5,000 में सारा खर्चा निकल जाता है। उसने करके 250 बच्चे भर्ती कर दिए। अब 250 में से लगा लो, हमारी फीस कर रखी पूरी 15 की 15,000 18,000, 5,000 ले लिए मूल खर्चा। अब 250 बच्चों के रेशो में लगा लो, 75 बच्चे 80 बच्चे या 100 बच्चे तो RT में कर लिए। 100 बच्चों से फीस कितनी ले रही है? 15,000। आ गए ना 15 लाख रुपए। स्कूल की फीस कितना 5 जा रही है, 4,000 6,000 8,000 जो भी होगी, यानी उन बच्चों से दूसरों खर्चा निकाल लिया। एक टेक्निक डेवलप कर रखी। टीचर्स का सिलेक्शन एक टेक्निक है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। आप मानते हो चाहिए रख लेते पढ़ाना, ऐसा नहीं है बोर्ड लेके बैठ के पढ़ाना आ गया, नहीं है, ये गलत है। उसकी भी एक टेक्निक है कि आप कैसे अच्छे टीचर का सिलेक्शन करें ताकि वो रिजल्ट दे सके। टीचर से काम कैसे लो, इसकी भी टेक्निक है। आप ये शाहपुरा में इनके स्कूल है, वो कौन सा नूतन विद्या मंदिर, 3,000 2,500 बच्चे हैं। वो दोनों जने क्लासरूम के बाहर ही नहीं जाते, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं। बस वहां दिन भर उनके पास कॉपियों के बंडल आते रहते हैं। उसमें ही गोला कर करके क्या देखते हैं, वहां से इतना कर रखा है कि अपने आप टीचर कौन क्या कर रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, वो सारा ले लेते हैं। और उसकी बेचबेली गलत कराओ, सही कह रहे हो, बताओ। दोनों जने बैठ के मतलब कॉपी चेक करने की टेक्निक डेवलप कर रखी है। हमारे गोपाल यादव है, अंग्रेजी बोलना नहीं आता, और सब साथियों में सबसे टॉप स्कूल चलते हैं इंग्लिश मीडियम में, बढ़िया 2। अब वो क्या कर रखा है, अगला तो प्रिंसिपल अपॉइंट करता है, जो इंटेलिजेंट और सारी करता है, सारे पावर प्रिंसिपल को दे रखा है। अगला उसको बुला के हिंदी में झाड़ता है अपने चैम्बर में, पेरेंट्स से बात ही नहीं करता, क्योंकि बोलते पेरेंट्स आगे अंग्रेजी बोलेंगे और मैं हिंदी बोलूँ तो बात बेइज्जती होगी, प्रिंसिपल से मिलो खत्म ना। और प्रिंसिपल तो फुल इंग्लिश बोलती है, तो जरूरी थोड़ी आप इंटेलिजेंट हायर भी तो कर सकते हो, करते रहो आप। और फीस कैसा कर रखा है कि उसके पूरी फीस 1 महीने पहले 3 महीने लगता है, 3 महीने पहले फीस लेके बैक कर लेता है। और अब स्कूल को किसी एजेंसी को दिया इतना होने के बाद भी, या 1.5 करोड़ रुपए महीने के, मतलब कितने कुछ ऐसा पैसा आ रहा, मतलब 1 करोड़ 1 लेगा, 10 लाख रुपए महीने के कुछ और तय कर दिए। बड़ी बड़ी एजेंसियों के माध्यम से मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझो हर चीज की एक सिस्टम है, इसके पीछे पूरा मकसद समझो, हर चीज का एक सिस्टम है। उस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। इसमें फीस तय करना कैसा होगा, फीस उगाई कैसे होगी, स्टाफ का सिलेक्शन कैसे होगा, कर्मचारियों के प्रशिक्षण कैसे होंगे, ब्रांड कैसे बने आपका स्कूल, संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग कैसे हो, और सबसे बड़ी बात है कमी को अच्छाई में कैसे बदले। इन सब पे भी प्रशिक्षण होगा। ये 15-20 बिंदु होंगे जिन पे लीडरशिप की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कल्पना करो आपके पास नहीं है 3 मकान बनाने को, आपने छप्पर बना दिया था, छप्पर में 2 क्लास लगा रहे, उसका भी तर्क निकल सकता है। आप कहीं दूर ले रहे हो किसी कारण से, उसका भी तर्क निकल सकता है। आप बच्चों को कुछ और करा रहे हो, तो ये इन सब चीजों के एक पैनल है। जैसे मैं तो मेरी उदाहरण दूं कि मैंने जब 2000 में स्कूल खोला तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मानसरोवर में एकदम जाके जंगल में खोला 3 किलोमीटर दूर, तो वो पगडंडी रास्ता भी ऐसे ही था, और वहां खोले तो इतनी बिल्डिंग अच्छी नहीं बना पाए। अब मानसरोवर जैसी जगह में फीस मैंने अच्छी रखी, तो लोग आते हैं ये क्या कर दिया, मैं कहा मैं भी बना सकता हूँ शहर के बीच में, पर बच्चे में पोल्यूशन तो देखो, जीना आराम हो रहा है शहरों का, सांस नहीं ले पा रहे। यहाँ बच्चा आता शुद्ध धूप में हमें सांस लेता है, तो कम से कम इसी के पैसे मान लो 500-700। आपका बच्चा सुरक्षित तो है, बात सही गई। अब मेरे यहाँ भीड़ हो गई, सबको कॉलोनी बढ़ गई, अब मेरे तर्क बदल गए। मेरे बच्चा दूर जाए कुछ हो जाए तो, इसलिए बच्चा नजदीक रहना जरूरी है। आप समझे कि ये कमी को आपको पॉजिटिविटी में कैसे बदला जाए, चीजें आपके पास है, बदला कैसे जाए। ये सब चीजें, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सारी दुनिया करती है। ये एक लीडर को अगर इसका प्रशिक्षण है तो निश्चित रूप से इन सबको अपना के अपने स्कूल को अच्छा कर सकता है। तो एक तो आपके मॉडल में जो हम इनसे मदद लेंगे वो ले रहे हैं लीडरशिप प्रशिक्षण में। अब आप बताइए ठीक है कि ये चीज कि जब तक आप नहीं बदलेंगे सिस्टम बदल नहीं सकते। तो प्रिंसिपल और डायरेक्टर 2 लोगों की नियमित 3 मीटिंग 1 साल में हो। और ये कौन करता है सुनना, कभी आप में से कोई आरएसएस के स्कूल में गया हो, आरएसएस वाले इसको करते हैं, उनके 3 मीटिंग साल में अनिवार्य है प्रिंसिपल की। और वो एक काम और करते हैं जो हम भी करेंगे कि मान लीजिए आप 20 साथियों के साथ अपने एक्सपेरिमेंट किया और 20 में से 15 ने अच्छा कर दिया, 5 ने अच्छा कर दिया, वो उनके विजिट और कराते हैं कि देखो साहब जो मैंने बताया उसको बाबूलाल जी गुर्जर ने कैसे लागू किया है। यानी उनके सिस्टम होता है,
आरएसएस में भी, और इसलिए वो तरक्की कर जाते। सीबीएसई ने इसको क्लस्टर सिस्टम के नाम पे दिया है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो दूसरों को बुला के दिखाओ। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज है कि आपके संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग या इस तरह हो। तो एक तो हम करेंगे ही, जिनमें मदद देंगे। दूसरी जो हम करना चाह रहे हैं वो टीचर्स। सर ने मुझे बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि हमारे टीचर जाके 7 दिन, अब तो मान लीजिए साइंस की फैकल्टी कमजोर है, आप पीएचडी नहीं कर पाते, ये तो पक्की बात है। तो जो इनके पास फैकल्टी है वो तो अपन कहां से लाएंगे, इतनी में की एक ही लर्नर, तो करें हम भेज दें। तो मैंने इसका दूसरा तरीका निकाला, क्योंकि अपन मान लीजिए 50 स्कूल भी हो गए इनके साथ, तो 50 में कहां भेजेंगे, तो टाइम नहीं होता है। तो क्यों नहीं आपके साइंस के टीचर्स को या आवाज या रोज बुला के 10-5 दिन तक प्रशिक्षण दे दिया जाए। मानते हो आप? 3 प्रशिक्षण उनके हो गए टॉपिक वाइज, 3 सेमेस्टर में पूरे सिलेबस को बांटा कि साहब 1 पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक हम पढ़ाएंगे पहले सेमेस्टर में, और उसकी आपकी यहाँ ट्रेनिंग हो गई अच्छी से। मानते हो आप? अगर वो टीचर यहाँ से ट्रेंड होकर गया, सीख के गया, तो आपकी क्लास में बेटर रिजल्ट देगा नहीं देगा? जो दे रहा उससे तो अच्छा देगा, मानते हैं नहीं मानते हैं? देगा, दे रहा तो उससे अच्छा देगा। एक दूसरा काम हो जाएगा ये। तीसरा सब्जेक्ट ऑफ प्रशिक्षण, तीसरा जो होता है ताकि वो बेटर तरीके से ले सके। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टीचर एक ही वे में पढ़ा रहा है, इनके पास तो 4-4 वे आ गए, इनके पास संसाधन आ गए, तो हो सकता है टीचर के कंसेप्ट को ढंग से क्लियर कर दें तो आपके वहां पे जाके बच्चा बेटर रिजल्ट दे सके। तीसरा बच्चे जो है, अब इन बच्चों में भी हमारे दिमाग में ABC करके 3 कैटेगरी के बच्चे छांट लिए जाए। ABC, एक कैटेगरी के वो बच्चे जो बोर्ड में मेरिट आ सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप पढ़ा होगा 3-4 दिन पहले मैंने ग्रुप में डाला था, राजस्थान सरकार भी उन बच्चों को छांट के अलग से ट्रेनिंग दे रही है। फिर हम कहते हैं नहीं हो तो ऐसा करेंगे, हमारी क्या कर लेगी। लेकिन अब उनके टीचर्स को रेगुलर ट्रेनिंग होती है, उनके प्रिंसिपल्स की लीडरशिप ट्रेनिंग होती है 2-2, 3-3 दिन की सरकारी की। और अब बच्चों के लिए भी उनके लिए बोर्ड की प्रिपरेशन की आ गई, और वो तो 2 कदम आगे और चलते हैं, वो उसी के प्रिपेयर कराते हैं जो एग्जाम में आए। मुझे पता है उनके प्रिपेयर में से पेपर बना देंगे, अपन वो दे नहीं रहे उस पेपर, तो उस पेपर की एक कॉपी अपन लेके अपन भी तैयारी कराएंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उन बच्चों को 5 दिन 10 दिन से प्रशिक्षण करा दिया, लिया नहीं, हॉस्टल में रखवा दिए, और वो बोर्ड के मान लो आपके स्कूल के 3 बच्चे, इनके 5 बच्चे, इनके 2 बच्चे, सारे बच्चे तो 99% पढ़े हो नहीं सकते। ऐसे टॉप मोस्ट बच्चों को निकाला और निकाल के लाके यहाँ रखवाया, कहीं भी कैंपिंग कराई, अपने एरिया वाइज कराई। तो जमरामगढ़ के सारे बच्चे, मान लो बाबूलाल जी का बड़ा स्कूल है, तो 5 दिन का सिर्फ दिखाया, कुछ ऐसे अवकाश का एक कैलेंडर बनाएंगे बैठ के, वहां पे उनका प्रशिक्षण हो गया। 3 एरिया, 4 एरिया, 5 एरिया अपन ने कर दिया, जहां बच्चे 10 किलोमीटर लगे आगे, अपना प्रशिक्षण लिए, बच्चे शाम को चले गया, आवासीय प्रशिक्षण हो गया, जो भी बैठ के उसका। इस तरह बच्चों का प्रशिक्षण A और B कैटेगरी का। और जो C कैटेगरी के बच्चे हैं, अपन को तो पता है बच्चा जाके बड़ा IIT JEE में नहीं कर पाएगा, फिर उसकी फांसी क्यों लगाएंगे? उसको प्रशिक्षण कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स भी तो हो सकते हैं, डिप्लोमा, छोटे कोर्सों की ट्रेनिंग हो बेचारे को, उसका एक अलग कैरियर बने, उसको बताया जाए, ताकि बच्चे के साथ भी धोखा नहीं हो। तो चूंकि इनके पास तो यूनिवर्सिटी है, ये कोई भी कोर्स डेवलप कर सकते हैं, इतने पावर होते हैं इनके पास, तो होता ही नहीं होते, तो कुछ भी कोर्स डेवलप कर सकते हैं। और नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीजें हैं, 6ठी क्लास से शुरू है, यानी 6th क्लास से इंटर्नशिप भी करानी पड़ेगी आपको। वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी थे कि सर बोल दो, उसके बाद बच्चे को चीजों में मैं बता दूंगा, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से चीजें आ रही है। तो हम बच्चों को छाट कर इंटेलिजेंट बच्चों को अलग, चाहे आ रही थी ना आपके साथ, बीच वाले बच्चे अलग और थर्ड वाले बच्चे अलग, इस तरह कर सकते हैं। 2 चीज। तीसरा, आपके बच्चे जो प्रैक्टिकल, मान लीजिए आपके पास संसाधन नहीं है, साइंस के लैब नहीं है, तो नहीं है बहुत से स्कूल, और आपने साइंस बच्चों करा दिया, तो कहीं नहीं वो बच्चे के साथ रहेंगे। ऐसे बच्चों को इनके लैबों में लाके यहाँ प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जा सकती है। जहां जहां है कंप्यूटर के लैब, को कंप्यूटर के पहुंचा जा सकता है। अपन 3-4 से एग्रीमेंट करेंगे, बैठ के बात करेंगे, तो बच्चों को प्रशिक्षण हो गया, टीचर्स का हो गया, तो डायरेक्टर का हो गया, फिर टीचर का हो गया, फिर बच्चे का हो गया प्रशिक्षण। उसके बाद उसकी तैयारी के अलावा जो लैब में आना है, लैब में आ गया बच्चा। उसके अलावा इन बच्चों की कैरियर काउंसलिंग, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग बड़ी चीज है। बच्चे 5-6 को कैरियर मान के दुनिया भर में चलते हैं, जबकि 125 कोर्स को क्या इनके एलिजिबल में चल रहे हैं आपके हैं, 125 है, 155 बोलो, 125 कोर्स तो इनके हैं। अब आप कल्पना करो, और बच्चों को कोर्स बता रहे कि 3-4-5 के चक्कर में बच्चा भागता है, बेचारा कर नहीं पाता, जबकि चाहिए तो सब। बहुत से कोर्स ऐसे हैं
कि जिनमें आप कल काम करो तो परसों नौकरी लग जाए, उनके लिए वो खाली रह जाते हैं, भरते नहीं, पर बच्चे को पता ही नहीं है और बच्चा उसके लायक भी है या उस बच्चे की कैपेसिटी से मैच नहीं करता। तो बच्चे की कैपेसिटी, उसकी क्षमताएं, उसकी देख के जो मैच कोर्स करे उसको मैच कोर्स करने के लिए कैरियर काउंसलिंग हो, इसमें हम और यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर मदद करें, उसमें भी इनकी हम मदद ले लें। और एक एडमिशन फेयर जो एडमिशन के लिए, क्योंकि ये सब मदद के बदले इनको भी चाहिए, एक साल 2 साल देके हम ले सकते हैं मदद, पर अगर इनको एडमिशन एक भी नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर से ये प्रोजेक्ट 50% हो जाना बंद हो जाना। अब इसमें बच्चे काम करेंगे भी क्या 12th के बाद, बताओ क्या? इसलिए इस एरिया के स्कूलों को क्यों बुलाया, उधर से नहीं बुलाया, पढ़ने के लिए बैठ के 10 से 12 किलोमीटर परिधि में आप आते हो, भाई आपको करना क्या, बच्चे का 12th के बाद बच्चा तो कहीं जाना है। अब बच्चा अगर अच्छी कैरियर में चल जाए, उस बच्चे को इनको मिल जाए, इनको बच्चा चाहिए, अपन को टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए, तो वो ये सब हो जाए, कैरियर काउंसलिंग हो जाए। ये जो बातें मैंने आपको बताई, इन सब बातों को बाकायदा जो राजी होंगे, आप आराम से आप चर्चा कर लेंगे, खूब सोचो आराम से। कल परसों मैं गूगल फॉर्म दूंगा, जो राजी होंगे उन स्कूलों के साथ बैठ के इन सब चीजों का बैठ के एक बाकायदा एग्रीमेंट तैयार बनाएंगे कि भाई ये चीजें देंगे, और बाकायदा में आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ बैठ के छुट्टियों का कैलेंडर देख के कैलेंडर बनाएंगे, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि स्कूल सफर करे। स्कूल चालू रहने के दौरान स्कूल की पढ़ाई को बिना बाधित किए हुए, स्कूल का कोर्स कब कब खत्म होता है, कब कब चालू होता है, छुट्टियां कब कब आती हैं, इन सबको दिमाग में रखते हुए जैसे सरकारी कैलेंडर बनता है, वैसे ही विकसित स्कूल के नाम से कैलेंडर डेवलप करेंगे। जैसा आप ये 3 प्रिंसिपल को प्रशिक्षण होगा इन तारीखों को, वो तय है, तो सेव द डेट, आप उस तारीख को तय कर लें, उस दिन प्रशिक्षण होगा तो होगा, वो ये अपने एक्सपर्ट को तय कर लेंगे, राइट, मैच हो गया। बच्चों का कब कब होगा, किस एग्जाम से पहले होगा, प्रैक्टिकल से पहले क्या होगा, तो अपन अपने बोर्ड के प्रैक्टिकल से, एग्जाम के प्रैक्टिकल से, वार्षिक परीक्षा से, वार्षिक परीक्षा से, इन सबसे मैच करते हुए एक टाइम टेबल हो जाएगा। उस बच्चों का भी हो गया, ऐसे टीचर्स का हो गया, सारा एक टाइम टेबल हो जाएगा, तो बनाकर एक कैलेंडर बन जाएगा उसके आधार पे। तीसरा, एक सोशल मीडिया का चैनल डेवलप करेंगे अपन, सोशल मीडिया चैनल, ताकि आप तक वो चीजें अगर किसी कारण से, मान लीजिए कोई साथी किसी कारण से नहीं आ पाए, कोई ऐसी बात रही, तो वो चीज ऑन रिकॉर्ड हो, ताकि वो वहां से ले ले, बच्चा भी ले ले, बच्चों को टिप्स दिए जाए, बच्चे भी टिप्स को ले लें, टीचर्स हैं टीचर्स भी ले लें, एक बार समझ नहीं है 2 बार देख लें, 3 बार देख लें। वो चैनल के माध्यम से भी हम बच्चों तक पहुंचेंगे, चारों तक पहुंचेंगे, टीचर तक पहुंचेंगे, बच्चे तक पहुंचेंगे, उसके पेरेंट्स तक जाएंगे। और उनके लिए कोशिश ऐसे करूंगा कि इनके साथ बैठ के एक एक्सपर्ट वीडियो, एक वीक में एक वीडियो डायरेक्टर के लिए आए, जिसमें आपको कोई भी सीखने की बात हो सकती है। नंबर 1, एक वीडियो पेरेंट के लिए आए, ताकि पेरेंटिंग की, क्योंकि आमतौर पे एजुकेशन को पेरेंटिंग की क्यों बता रहा हूँ, छोटी सी बात बताऊँ आपको। हम कहीं बैठे थे, मीटिंग आ रही थी, तो एलन वाले से मेरी चर्चा हो रही थी माइस्ट्री जी, तो उसने कहा शर्मा जी आपने मुझे एक बड़ा अंतर है, आप अपनी एजुकेशन की वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते, हमने वैल्यू क्रिएट कर दी। जो पेरेंट आपको 10,000 फीस नहीं देता, वो मुझे 2 लाख रुपए हंसते हंसते लेके जाता है, हंसते हंसते। ये अपने अपनी वैल्यू है, अपनी वैल्यू क्रिएट कर दी उसकी, और आपको 10,000 नहीं देता वो, और अब मुझे 2 लाख रुपए देता है, 3 लाख दे देता है। तो ये वैल्यू क्रिएट करने का उनसे सिस्टम था। तो हम वहां से बैठकर उनके साथ में, तो उसने कहा मैं पेरेंट को जो बताता हूं वो मैं पेरेंट को सपने भेजता हूं। मेरा रैंकर और बैंकर 2 बच्चे हैं, रैंकर चंद बच्चे हैं जो IIT सिलेक्शन होते हैं, मैं बार में ऐड देता हूं, इतने सिलेक्शन में से इतने, कोई मुझसे उल्टा सवाल कर ले कि कितनों में से कितने, पूरा खेल क्या बोलते हैं वो, 1000 सिलेक्शन होते हैं, 30 इनके हो गए, इतना % सिलेक्शन। आप समझ रहे मेरी बात? अब वो कहते हैं कोई पूछे कि 20,000 बच्चों में से 1,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन है क्या? आप समझो, बड़ी सवाल को करता नहीं, पता ही नहीं किसी को। तो जगह रैंकर बैंकर साथ रख के, क्या हम नहीं कर सकते ये सब चीजें? हो सकती वैल्यू क्रिएट करे तो, क्योंकि एजुकेशन को वहां वो एक्सपेंडेड, हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर मानता है पेरेंट, और उसके यहाँ मानता है इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखो, जैसे आदमी एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मानने की मेंटलिटी में आया, तो वो आपको देने से नहीं करता है। वो क्या मानता है वहां, 1 लाख खर्च करूंगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा, 20 लाख तो दहेज में ही होगा। मानते हो आप? उसे वैल्यू क्रिएट कर। अब अगर हम ये कहने लग जाए तो एलन के बाप में चल जा, जब तक मैं नहीं तैयार करूंगा फाउंडेशन, तेरा बच्चा एलन के डेलन में नहीं जाके कर सके, जा करवा ले एलन से।
चल फोन करके पूछ ले कि स्कूल में बच्चा कमजोर है, लन करा देगा। तो कह नहीं, बच्चे को आएगा तो करा पाएगा, आएगा कहां से? अगर नींव बनाने वाला ये कहते तू कितने आर्किटेक्ट के बाप को बुला ले, जब तक मेरी नींव मजबूत नहीं हुई बेटा बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती, और हो गई तो ढह जाएगी। भूकंप से रोकने का एकमात्र तरीका सिर्फ मेरे पास है, और है कि नहीं बता दो मुझे आप। भूकंप से रोकने का एकमात्र तरीका नींव का जुगाड़ है। नहीं कह रहा हूं आपको, अगर आप स्कूल में तैयारी नहीं कराओगे तो चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बदलाव ला सकती है क्या बच्चे में? फाउंडेशन तो मजबूत चाहिए ही चाहिए। आप कितना लाओगे तो हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, ये एक तरीके हैं। अब ये बोर्ड करे आपको तो क्या मानेगा, फीस मांगने के लिए कह रहा है, तो धीरे धीरे स्लो पॉइजन के रूप में कह दो या इसको स्लो नॉलेज के रूप में कह दो। एक जब यहां से जुड़ेगा तो अलग अलग बातें करते करते बच्चे को उसको यहां भी ले जाएंगे। अभी सवाई माधोपुर में खंडार में मीटिंग हो रही थी, वहां पेरेंट्स वगैरह आए थे, 2,500 की थी, एमएलए भी थे वहां के बैरवा। उनके सामने बात करते करते करीब 27 बच्चों को हमने लैपटॉप लिए, स्कूटी बांटी कुछ बच्चों को। तो मैंने पूछ बच्चा मैं 27 को स्कूटी दे के पहले आ जाओ, पेरेंट्स आ जाओ सारे मन से। तो उनके माँ बाप आ गए बच्चों को देने वाले। मैं कहा आप में से फीस किस किस की देना बताओ, बाकी स्कूटी में मेरे नहीं करो और फीस मुझसे ले लो। तो 3 के अलावा फीस जमा नहीं, 27 में से 3 की फीस जमा की। अब वो एमएलए भी फंस गया बोलते बोलते, मैं कहिए कोई नहीं, इस मामले को रोको। अब वो चौराहे एक और थी मीटिंग, मैं कहा मुझे बताओ यार, तेरे को तूने दिया क्या? कुछ नहीं दिया। तेरे बच्चे मेट मार के स्कूटी ले जा रही है 65,000 की, और तूने फीस जमा नहीं की, तो किस बात से ले जाएगा? तो 65,000 जमा कराए तो फीस जमा करा। जब तो तुम शर्म को करो यार थोड़ी सी। तो 3 ही बरस पड़े उन पे। वो कहीं अब तो गुरुजी तो आपकी बात से हट गए, ये गाड़ियां तब जाएगी तो फीस जमा होगी। तो करीब 3-4 ने तो इधर उधर करके वही मौके पे दे दी। कुछ ने कहा था कल वादा करके जा रहा हूं, तो हमने माइक पकड़ा लिया। तो करीब 1 घंटा तो बैठ गया मेरा पूरा प्रोग्राम, पर उनको वादा करवाना पड़ा। मैं कहा लिख लो जी, और नहीं करे तो इतनी स्कूटियां जब्त कर लेगा, मैं बता देना हमारे एसएसपी ले जाएगी स्कूटियों को, और आपको फीस दे जाएगी, लैपटॉप ले जाएगी। तब जब उनको बोला तो उन्होंने एक ने खड़ा होकर कहा कि मुझे पहली बार, वो बैरवा बोला कि मुझे वाकई में पहली बार महसूस हो रहा है यार, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो। ये जिस बच्चे की मेरिट आगे स्कूटी आई क्योंकि फीस जमा नहीं है। फिर टीचर को कहां से दे रहे हो? मैंने टीचर पढ़ा किया, मैं कहा बच्चों के चाटा वाटा मारती, बताइए आपकी शिकायत आई है? नहीं सर नहीं मारती, मैं 1 दिन तो मारा था जोर से। तो वो समझे भाई कैसी शिकायत है? मुझे वैसे कल्पना ही की मैंने तो। कहा मैं कहा वो तनख्वाह नहीं मिली थी, कितने महीने नहीं मिली? 3 महीने से नहीं मिली। मैं कहा चाटा इसलिए पढ़ा इस बच्चे की, ये फैक्ट है। अब आप उसको तनख्वाह नहीं दोगे, उसको टॉर्चर करोगे, तो भी इंसान तो है। उससे घर मांगने वाले आ रहे हैं, स्कूल दे नहीं पा रहे, तनख्वाह नहीं पा रहा, तो कहीं से गुस्सा तो उतरना है कहीं। तो जब हम इन चीजों को धीरे धीरे करके पेरेंट्स के बीच ले जाएंगे कि सच क्या है, प्राइवेट स्कूल चलता कैसे है, इसकी फीस आती कहां से है, इसके खर्चे आते कहां से है, इसकी सैलरी जाती कहां है, ये तेरे से फीस आने का उपयोग क्या है, तू टाइम पे नहीं दे रहा तो उसका नुकसान क्या है, तू टाइम पे दे रहा तो उसका फायदा क्या है। जब ये चीजें धीरे धीरे करके उनके पास जाएगी तो क्या उनको नहीं लगेगा? ईमानदारी बताओ मुझे आप, मानते हो आप? जब चीजें धीरे धीरे करके जाएगी तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीजों को ले जाएंगे, और बाकी जो कुछ एक्टिविटीज वगैरह है वो सब करेंगे। ये 3 चीजें मेन होगी हमारी, लीडरशिप पर ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स की, और पेरेंटिंग के लिए इनके लिए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे सर दूंगा, कोई लास्ट प्रॉब्लम सवाल जो आपने कोई सवाल हो तो कर सकते हैं आप। सर आगे चला जाए, आगे नहीं मेरे से मतलब आप चाहते हैं टॉपिक के बाद ये सवाल करा दें। जैसे मेरे से रिलेटेड आंसर हुए नहीं, जैसे भाई इनसे मैंने जो बोला इससे रिलेटेड कोई सवाल हो सकता है दिमाग में, तो कोई सवाल हो दिमाग में? कौन कोई ऐसा सवाल आया हो कि चीज कैसे होगी, क्या होगी?